अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का तीसरा टॉपिक जो है एक्सीलरेशन। पिछले दो क्लास में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी पे बात की थी। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। अब जब भी लफ्ज़ एक्सीलरेशन का आता है तो उसकी सिंपली यही मीनिंग होती है कि चेंज इन स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम तो उस चीज़ की मेजरमेंट को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी रैपिडली उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। स्पीड अप या स्पीड डाउन अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस चीज़ की मेजरमेंट को हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन का। ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर बैठे हों, जैसे कि कोई गाड़ी हो गई या कोई बाइक वगैरह हो गई, तो अगर उसके अगर आप स्पीडोमीटर को देखें, ठीक है, अगर उसका स्पीडोमीटर टाइम के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है, सपोज़ करें आप एक गाड़ी में बैठे हैं जिसकी स्पीडोमीटर जो है वो बता रहा है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वो स्पीड टाइम के हिसाब से चेंज ना हो तो वो गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी, इन स्ट्रेट लाइन अगर मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें, अगर उसका स्पीडोमीटर 72 से 80 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर या 72 से नीचे आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, डेफिनेटली उसमें टाइम भी लगेगा। तो हम कहेंगे अब ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, ये जो गाड़ी है या जो बाइक है, ये अब एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है। वैसे भी आपने ये टर्म सुना होगा एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड को चेंज करना। जब भी आप एक्सीलरेट को प्रेस करते हैं, जैसे कि बाइक के अंदर एक्सीलरेटर होता है, तो जब आप उसको दबाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि स्पीडोमीटर जो है वो उसकी स्पीड को चेंज बताता है। तो बेसिकली यही चीज़ कहलवाती है एक्सीलरेशन। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एक्सीलरेशन क्या होती है, उसके फार्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन एक्सीलरेशन की। सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ रैपिडली velocity is a change with respect to time। तो एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि एक्सीलरेशन हमें ये बताती है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी तेज़ी के साथ, कितनी जल्दी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस चीज़ की मेजरमेंट को हम नाम देते हैं एक्सीलरेशन। या दूसरे अल्फाज में आप यह भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप या स्पीड डाउन हो रहा हो, उसकी स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड कम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उस चीज़ की मेजरमेंट को भी हम नाम देख सकते हैं एक्सीलरेशन का। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द मेजरमेंट of speed up or speed down of a moving object with respect to time। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड उसकी बढ़ रही है या कम हो रही है, उस चीज़ की मेजरमेंट को भी हम नाम एक्सीलरेशन का दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि एक्सीलरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है चेंज इन वेलोसिटी को। तो अगर हम इसके ज़रिए इसका फार्मूला लिखना चाहें, फार्मूला बनाना चाहें, तो फार्मूला इसका ये बन सकता है कि एक्सीलरेशन जो है बेसिकली एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है। सो चेंज ऑफ अ वेलोसिटी, इसको हम डिवाइड करेंगे। डेफिनेटली ये जो चेंज आएगा इसके अंदर टाइम लगेगा, सो डिवाइड करेंगे टाइम ऑफ इंटरवल के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ मैथमेटिकली टर्म्स में, तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा के साथ, और वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी के टर्म में। अब वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एरो लगा दूंगा। टाइम ऑफ इंटरवल, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ इंटरवल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी जो चेंज आई थी उसमें कितना टाइम लगा था। तो बेसिकली इसको हम टाइम ऑफ इवेंट भी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी के साथ। और ये जो एक्सीलरेशन है इसको हम लिखते हैं
ए के साथ, तो ए के ऊपर एरो लगा देंगे, ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। यहाँ से आप इसकी एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं। बेसिकली तो डेफिनेशन यही है इसकी कि एक्सीलरेशन जो है वो मेजरमेंट है कि कितनी रैपिडली वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। लेकिन इस फार्मूले के बेस से अगर आप देखें तो यही चीज़ बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ की मेजरमेंट को भी हम नाम एक्सीलरेशन का देते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, ए के ऊपर मैंने एरो लगाया है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बता रही है कि एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि इसको यहाँ पे हमने वेक्टर क्यों कंसीडर किया है। एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके पास एक डायरेक्शन होता है। ज़्यादा तो हम इसको फोर्स वाले चैप्टर में न्यूटन्स जो लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एक्सीलरेशन के ऊपर हमने एरो लगाया है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है ये होती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स, अभी तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स के अंदर तो फोर्स का जिक्र नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम सिंपली काज के बगैर जो चीज़ें होती है, पैरामीटर्स होते हैं मोशन के, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी एक्सीलरेशन पैदा होती है उसका बेसिक रीज़न क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगाएंगे, जैसा कि ये अगर मार्कर है, इसको अगर मैं फोर्स लगाऊं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा ऑब्जेक्ट वही उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये मार्कर ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे भी आया, क्यों नीचे आया, क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे जो है वो धकेल रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? एक्सीलरेशन का हमेशा वही डायरेक्शन होता है जो एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सीलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगी। सो वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज along direction of force, direction of unbalanced force। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी चेंज होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का नहीं हो सकता हो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम हो सकता हो, दोनों का अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा होगा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। देयरफॉर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन along डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। जब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर हम देखेंगे कि इन दोनों का डायरेक्शन किस तरीके से सेम हो सकता है। ओके जी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट जो होता है बेटा वो होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मीटर, अगर सेकंड को ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका आ गया SI यूनिट। सो ये है हमारे पास इसका SI यूनिट ऑफ एन एक्सीलरेशन। तो अगर हमें यूनिट पता चल गया है यहाँ पे, तो हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन अगर हम इसकी निकालना चाहें यहाँ पे, तो इसकी डायमेंशन m0, मीटर के लिए डायमेंशन हम लिखते हैं L, और सेकंड के लिए डायमेंशन होती है हमारे पास T। तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा m0 LT पावर -2। इसको मैंने ऊपर लिखा है कुछ इस तरीके से। इसको हम बंद करेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब स्क्वायर ब्रैकेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन में? तो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंपली मकसद ये होता है कि ये जो एक्सेलरेशन होगी इसका कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन बेसिकली हमें
उसका वैल्यू नहीं बताती, ठीक है। तो बेसिकली वो उसकी नेचर बताएगी कि ये जो एक्सीलरेशन है इसका ताल्लुक बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ कैसे है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है उसकी डायमेंशन ये चीज़ बता रही है कि एक्सीलरेशन हमें तब मिलेगी जब हम दो बेसिक क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब लेंथ का एक पावर राइज हो और टाइम के जब -2 पावर राइज होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी, उनकी जो प्रोडक्ट होगी, वो चीज़ हमें देती है एक्सीलरेशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसके यूनिट की बात की और उसके साथ डायमेंशन और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पे। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहूँ एवरेज एक्सीलरेशन को, एवरेज एक्सीलरेशन, इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये सिंबल होता है एवरेज का, ठीक है। सो एवरेज एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करेगा द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। जब भी एक्सीलरेशन, हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे, उसका मकसद होगा कि टोटल जर्नी के अंदर जितनी भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, उस चीज़ की मेजरमेंट को हम नाम देंगे एवरेज एक्सीलरेशन का। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा टोटल चेंज को, यहाँ पे सपोज करें मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया एवरेज का। ज़्यादातर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एवरेज, तो यहाँ पे हम लगाएंगे AVG जो बराबर हो जाएगा डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला एवरेज एक्सीलरेशन का। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सीलरेशन होती है वो होती है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब भी आपसे एक्सीलरेशन वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए पूछी जाए तो वो एक्सीलरेशन बेटा कहलवाती है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो पहले आप ये चीज़ लिख लें, मैं इसको मिटा लूँ, फिर हम जो इसके दूसरे टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन की बात की, अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को पहले हम डिफाइन करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन जो हमसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछी जाए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, तो वो एक्सीलरेशन कहलवाती है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट for very small time of इंटरवल। तो अगर हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिमिट टाइम अप्रोच टू ज़ीरो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का। ओके जी, तो यहाँ तक हमने एक्सीलरेशन एवरेज और इंस्टेंटेनियस को डिफाइन किया। अब हम आते हैं बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये तो हमें पता चल गया कि डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी की मेजरमेंट पे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज हो सकती है, या दूसरे अल्फाज में अगर हमसे कहा जाए कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, तो बेसिकली हमारे पास ऐसे 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले केस में हाउ वेलोसिटी is change of moving object। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
किस तरीके से चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हम 3 तरीके सीखेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वेलोसिटी चेंज होने का, वो सिंपली ये होगा कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करे लेकिन उसकी स्पीड का जो वैल्यू हो वो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ स्पीड बाय स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन विदाउट चेंजिंग इन द डायरेक्शन, तो उस केस के अंदर भी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड, इसका मतलब होगा स्पीड अप या स्पीड डाउन। तो इस केस के अंदर जो है वो एक्सीलरेशन पैदा होगी। कैसे होगी, चले इसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक मैंने गाड़ी सपोज कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज करें ये गाड़ी स्पीड अप हो रही है। पहले इसकी जो वेलोसिटी थी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसका वैल्यू मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इसको हम v1 कंसिडर करेंगे। कुछ टाइम के बाद हमने इसकी वेलोसिटी को फिर से नोट किया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वही है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज हो गया। सपोज करें इसको मैं v2 का नाम दे रहा हूँ और ये बन गई 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड अप हुआ है, स्पीड जो है इसकी बढ़ गई है। डेफिनेटली 20 से लेके 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो चेंज हुआ है इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। सपोज करें ये जो चेंज आया था ये हमने नोट किया 2 सेकेंड के बाद, हो सकता हो आगे ये बढ़ती जाए और इसकी स्पीड चेंज होती जाए, लेकिन हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी, एक्सेलरेशन बराबर थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो है 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कितने टाइम के अंदर चेंज आया यहाँ पे 2 सेकेंड के अंदर। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, इसका डिफरेंस निकलेगा 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय इसको हम सेम रखेंगे 2 सेकेंड। तो इसको फर्दर टेबल लगाएंगे, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वह है 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो गाड़ी है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो ये चीज़ मैंने डेफिनेशन में भी लिखी थी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी तो उस केस में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। जैसे कि अगर हम इसका दूसरा मिसाल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम कहेंगे स्पीड अप। ओके जी, और ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू हमारे पास आया है बेटा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। सो दिस इज नोन एज दी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो हाउ वी कैन डिफाइन अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन? पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये होगा कि इफ़ द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड का वैल्यू बढ़ता जाए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगी वो कहलवाएगी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम नोट करेंगे, इफ़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन पैदा होगी देन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगी वो कहलवाएगी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की, वो सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मूविंग गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड डाउन होती जाए, स्पीड कम होती जाए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो क्या वहाँ पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे भी तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। तो चलें सेकेंड केस इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज करें इफ़ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टाइम,
तो उस केस के अंदर जो एक्सीलरेशन बेटा पैदा होती है वो होगी नेगेटिव एक्सीलरेशन। कैसे? चलें इस पॉइंट से आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर किया गाड़ी की पहले स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हम आगे देख रहे हैं, ठीक है, और टाइम को हम यहाँ से ही मेजर करेंगे। सपोज़ करें यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी वो थी 40 मीटर पर सेकंड। अब हम 2 सेकंड के बाद इसको चेक करें और सपोज़ करें इस गाड़ी की जो स्पीड है अब वो कम हो गई। कितनी कम हो गई? पहले जितनी हो गई। पहले कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम के अंदर ये चेंज आया है? सपोज़ करें यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर ये चेंज आया है। तो ये जो स्पीड थी ये कहलवाएगी v1 और ये जो स्पीड है ये कहलवाएगी v2। तो आप देख सकते हैं इस केस के अंदर गाड़ी की स्पीड जो है वो चेंज हुई है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हुआ है, लेकिन डायरेक्शन वही है। गाड़ी अभी भी टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ ही जा रही है। तो क्या इस केस के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी? डेफिनेटली। कितनी होगी? चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। सो एक्सीलरेशन बराबर था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फार्मूला लगेगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। चले v2 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। v2 का वैल्यू ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी जो थी 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के अंदर चेंज आया यहाँ पे? वो था 2 सेकेंड। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ये आ जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएंगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि एक्सीलरेशन का जो यहाँ पे वैल्यू आया है वो नेगेटिव में आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रही थी। तो इस यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू स्पीड डाउन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये एक्सीलरेशन यहाँ पे कहलवाती है डिसीलरेशन। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई थी इसको हम नाम देंगे डिसीलरेशन। तो डिसीलरेशन हम किसको कहते हैं? जो नेगेटिव एक्सीलरेशन आती है कब? जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जो हो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होती जाए तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है वो नेगेटिव वैल्यू में आएगी और इस चीज़ को हम कहते हैं डिसीलरेशन। ओके जी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्यों नहीं लिखा? इसका सिंपल लॉजिक ये था कि यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो पता चलेगी। अगर आप यहाँ से देखें, सपोज़ करें यहाँ पे टाइम 0 था तो डायरेक्ट तो 2 सेकेंड पे गाड़ी नहीं गई होगी ना। जब 1 सेकेंड गुजरा होगा तो गाड़ी यहाँ पे होगी, ठीक है, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो अगर गाड़ी की पहली जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी यहाँ पे, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे तो 20 नहीं होगी, कितनी होगी? ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक जो गई है उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है। कितना चेंज आया है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमने वैल्यू लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? क्या ये गाड़ी की वेलोसिटी है या ये वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया था मैग्नीट्यूड उसको रिप्रेजेंट करा है? तो डेफिनेटली हम कहेंगे ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को। तो हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कितनी चेंज हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज़ करें यहाँ पे अगर इसकी स्पीड का जो वैल्यू था वो था 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद कितना बढ़ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 30। फिर दूसरे 1 सेकेंड के बाद जब गाड़ी यहाँ पे पहुँची तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये असल में मीनिंग थी एक्सीलरेशन की। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन बेसिकली हमें बताती है कि पर सेकेंड में 1 सेकेंड के अंदर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। चेंज वो बढ़ भी सकता है और चेंज वो कम भी हो सकता है, चेंज इंक्रीजिंग भी हो सकता है, चेंज डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे इस केस के अंदर आप देखें, इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था वो था -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो स्पीड डाउन हो रही है। 1 सेकेंड के अंदर इसकी स्पीड कम हुई थी, कितनी कम हुई थी?
10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद कितनी कम हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखें इसकी स्पीड यहाँ पे 40, 1 सेकेंड के बाद सपोज करें यहाँ पे मैंने टाइम 0 कंसीडर किया, तो जब 1 सेकेंड गुजरा होगा तो गाड़ी यहाँ पे होगी, तो पहले 40 थी तो अब 10 कम हो जाएगी, यहाँ पे जब पहुँचेगी तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे 1 सेकेंड के बाद फिर 10 कम हो जाएगी, तो कितनी हो गई यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके जी। तो अब इसको नोट कर लें, आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन को। हमने अभी पहला केस डिस्कस किया जिसमें हमने सीखा कि चेंज इन वेलोसिटी इस तरीके से भी आ सकती है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती रहे या कम होती रहे, तो जब स्पीड अप या स्पीड डाउन होगा तो उस केस के अंदर सिंपली वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा उसका रीज़न होगा ड्यू टू चेंज इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड। अब आते हैं कि वेलोसिटी के अंदर चेंज दूसरे केस में किस तरीके से आ सकता है। If direction of a moving object is a change and speed is uniform, तो दूसरा केस ये हो सकता है जिसके अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। कौन सा केस है कि अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो लेकिन स्पीड जो हो वो यूनिफॉर्म हो। तो स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं इस केस के अंदर भी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। इसको हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कंसीडर करें। लेट्स सपोज ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। तो सपोज करें ये जो एरोप्लेन है ये जा रहा है अब यहाँ से ईस्ट की तरफ। चलिए थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक एरोप्लेन कंसीडर किया है, ठीक है, जो यहाँ से जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद ये ईस्ट से टर्न होके नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सपोज करें ये एरोप्लेन जो है वो यहाँ से टर्न लेके ऊपर यहाँ पे गया नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ ऊपर नहीं होता, ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी। तो सपोज करें ये अब जा रहा है विथ सेम स्पीड। कितनी स्पीड थी, इसको मैं यहाँ पे v1 कंसीडर कर रहा हूँ और ये जो स्पीड है इसको हम v2 कंसीडर कर रहे हैं जो है 200 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड दी एक्सीलरेशन ऑफ एरोप्लेन आफ्टर 20 सेकेंड। सो क्या मालूम करना है हमें यहाँ पे, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन after 20 seconds if it moving with uniform speed, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो 20 सेकेंड के बाद इसकी हमें बतानी है एक्सीलरेशन। ओके जी। तो सबसे पहले मैं ये एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है ये हमने कंसीडर किया है नॉर्थ, लेकिन एक चीज़ आप नोट करें कि नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ नहीं होता। अगर हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें, लेट सपोज ये यहाँ पे मैं प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक प्लेन हमने ड्रॉ किया, एक्स वाई प्लेन। अब ये जो हमारे पास पोल होते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये हमेशा सेम प्लेन के अंदर लाया करते हैं। जैसे सपोज करें एक प्लेन है, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइन ये बनेगी और दूसरी लाइन ये बनेगी, ठीक है। तीसरी लाइन पीछे बन सकती है। अगर मैं इसको x कंसीडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव x, तो ये लाइन जो होगी वो निगेटिव x को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये लाइन अगर आप y कंसीडर कर रहे हैं तो ये पीछे वाली लाइन जो है ये निगेटिव y को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो डायरेक्शन बाहर की तरफ है ये बन जाएगा साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ये ईस्ट और ये डायरेक्शन जो होगा ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है ये वर्टिकली अपवर्ड और ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अगर ये हम प्लेन कंसीडर करें तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर ये प्लेन है तो इसके अंदर ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर ये डायरेक्शन में ये इसको ईस्ट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वेस्ट बन जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब डायग्राम में ये आपको क्लियर चीज़ बताई जा रही है कि सपोज करें एरोप्लेन पहले ईस्ट की तरफ गया, तो एरोप्लेन यहाँ से लेके यहाँ पे गया था इस डायरेक्शन में, ठीक है, सीधा गया था ईस्ट की तरफ। वहाँ से ये टर्न लेके ऊपर की तरफ नहीं गया, ठीक है। ऊपर सपोज करें ये एरोप्लेन है ना, अगर ये एरोप्लेन इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ से ये टर्न लेके ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ नॉर्थ नहीं होता। अगर ये हम ईस्ट कंसीडर करें तो नॉर्थ जो होगा उसकी लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो सपोज करिए एरोप्लेन 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, ये 20 सेकंड के बाद टर्न लेके फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने इसको अपवर्ड लिखा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगा डेफिनेटली ये कुछ ईस्ट के लेफ्ट साइड में कंसीडर हम करेंगे, ओके। तो एक्सीलरेशन हमें बतानी है यहाँ पे। अब एक्सीलरेशन जो है बेटा वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप फार्मूला लगाएंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे एरोप्लेन की स्पीड चेंज हो रही है? तो हम कहेंगे स्पीड जो है एरोप्लेन की वो तो है यूनिफॉर्म, है ना। स्पीड कितनी है इसकी? यूनिफॉर्म। लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? इज इट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म? यस और नो? सोचे क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे वेलोसिटी देखें तो 20 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट। यहाँ पे वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। और वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें या दोनों चीज़ें चेंज करें, तीनों केसेस में वो वेक्टर जो है वो चेंज ही कहलवाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि v1 इज़ नॉट इक्वल्स टू v2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं इनके अंदर आ गया चेंज, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से रख रहे हैं कि सपोज करें यहाँ पे जो v2 है वो हम कंसीडर कर रहे हैं 200 मीटर पर सेकेंड, माइनस v1 का वैल्यू भी कंसीडर करें 200 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय t का वैल्यू था 20 सेकेंड। तो देखिए 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे? तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 20 सेकेंड। तो आंसर विल कम आउट भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई, एक्सीलरेशन आ रही है 0, लेकिन हमें पता है यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये आपने गलत की है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है वो कहलवाएगी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और आपने ये जो तरीका इस्तेमाल किया है ये सिंपली स्केलर को सब्ट्रैक्शन का मेथड है। वेक्टर इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो हैं तरीके होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मुझसे v2 माइनस v1 पूछी जा रही है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? आपको पता होगा बेटा, जब भी एक वेक्टर a हो, सपोज करें ये वेक्टर a और ये वेक्टर b है, अगर आपसे इसका रिजल्टेंट पूछा जाए तो आप हेड टू टेल रूल लगा के इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका r जो निकलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे सब्ट्रैक्शन पूछी जाए, अगर आपसे कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो r है ये रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस b को, लेकिन अगर आपसे कहा जाए a को सब्ट्रैक्ट करें b के साथ,
तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर को हमारे पास जो एडिशन के रूल होते हैं, सब्ट्रैक्शन का तो कोई रूल नहीं। तो हम क्या करेंगे, बी का जो डायरेक्शन है अगर उसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्योंकि बी निगेटिव का मकसद है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये सपोज करें ए वेक्टर, पहले बी ऊपर था, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे रिप्रेजेंट करूँ तो ये बन जाएगा -b, क्योंकि यहाँ पे 180 का फेज चेंज आ गया। तो इस केस के अंदर ये अगर ए वेक्टर था और ये अगर बी वेक्टर है तो ये चीज़ कहलवाएगी रिजल्टेंट जो बनेगा a माइनस बी सिंपली। और इस केस में हम इसका जो फार्मूला लगाते हैं, बेसिकली ये फार्मूला तो आगे भी होता है, +2ab cos थीटा। हियर थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b है। a एंड b के बीच में एंगल कितनी है यहाँ पे 90, और cos 90 जो होता है बेटा वो बराबर होता है यहाँ पे 0 के। तो इसलिए मैंने ये सारा टर्म नहीं लिखा, क्योंकि ये सारा टर्म 0 हो जाए बिकॉज ऑफ 90 एंगल की वजह से। तो यहाँ पे अगर हमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो फार्मूला बनेगा वही a² b² माइनस 2ab cos थीटा। डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। अब a एंड b के बीच में अगर आप एंगल देखें तो फिर से भी एंगल कितनी बनेगी 90। लेकिन याद रखें एंगल जो हम कंसीडर करते हैं वेक्टर्स के बीच में वो या तो हेड टेल टू टेल या हेड टू हेड कंडीशन में हम इसको सपोज करते हैं। तो ये एंगल जो बनेगी, अगर आप इसको थोड़ा पीछे लेके जाएं, अगर मैं इसको वेक्टर्स को ऊपर लेके जाऊं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर भी एंगल जो है वो 90 बनेगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं एंगल तो यहाँ पे 90 बन रही है। तो इस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू जो आएगा वो सिंपली आएगा a² प्लस b²। तो इसका मकसद ये होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए वेलोसिटी का चेंज। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी का जो चेंज था वो बराबर था v2 माइनस v1 के। तो हमें v2 तो सेम ही रखना है, लेकिन v1 को हमें अपोजिट तरीके से लिखना है। सपोज करें ये अगर हमारे पास v2 है, ये डायग्राम, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा था v2 का। अब v2 जो है वो नॉर्थ है बेसिकली, ठीक है, अपवर्ड नहीं है, ये डायरेक्शन इस तरीके से होगा, लेकिन मैं बोर्ड में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सपोज करें ये v2 हो गया। अब v1 यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन निगेटिव में कैसे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हम अपोजिट में कंसिडर करें। तो ये हो गया यहाँ पे सपोज करें v1। तो अगर ये v2 v1 तो इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो डेफिनेटली इसके बीच में से निकलेगा। ये आ गया यहाँ पे इसका रिजल्टेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे सिंपली डेल्टा वी को। ओके जी, सो डेल्टा वी अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखें तो एंगल 90। सो डेल्टा वी विल कम आउट टू बी, जैसे यहाँ पे देखें a² प्लस b², तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो v1 और v2 दोनों का वैल्यू सेम था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2, दोनों v को ही रिप्रेजेंट करें क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो हम लिख सकते हैं v² प्लस v², यानी कि a² प्लस b², दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2v²। यहाँ से स्क्वायर की वजह से ही इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा v का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा, तो यहाँ पे v कॉमन आ गया √2। तो ये हमें चेंज मिल गया, यानी कि इस एरोप्लेन की जो वेलोसिटी चेंज होगी वो कितनी होगी v√2 टाइम्स। ओके, तो अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन का सिंपली फार्मूला था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था, ओके, तो ये वैल्यू आ गया v मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय कितने टाइम के अंदर चेंज आ रहा था 20 सेकेंड, तो ये वैल्यू हम रखेंगे सिंपली यूनिट मीटर पर सेकंड और ये था सेकंड। v का वैल्यू हम पुट करेंगे, v कितने बराबर था 200 मीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्सीलरेशन यहाँ पे बन जाएगी 200 मीटर पर सेकंड, 200 √2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 20 सेकेंड। तो 0 में से 0 कैंसिल, 2 का टेबल इस पे लगाएंगे तो एक्सीलरेशन का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ रहा है बेसिकली वो कितना आएगा, इसका आंसर वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इसके अंदर जो एक्सीलरेशन पैदा होगी 0 0 कैंसिल 2 10, हाँ सही है। ओके, तो इस केस के अंदर जो एरोप्लेन के अंदर जो एक्सीलरेशन का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा था वो कितना आ गया यहाँ पे 10 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी कि यहाँ पे
इसकी स्पीड तो कांस्टेंट थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी का जो चेंज आया था वो कितना आया था, v/2 टाइम्स चेंज आया था। वो हमने वैल्यू पुट किया, t को डिवाइड किया इसके साथ, फाइनल आंसर आ गया 10 × 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरा केस था। अब हम आएंगे तीसरे केस पे, कि थर्ड केस हमारे पास है, इफ़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी इज चेंज, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ डेड चेंज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उस केस में हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जी, इसको भी हम यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। सपोज़ करें, अच्छा इस केस के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगा। सो लेट सपोज यहाँ पे मैं सपोज़ कर रहा हूँ, इस गाड़ी का एक मिसाल कंसीडर करें। सपोज़ करें ये एक गाड़ी है जो आगे बढ़ रही है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये हम सपोज़ करेंगे ये गाड़ी जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। इसकी इनिशियल जो स्पीड हमें बताई जा रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, 10 सेकेंड के बाद ये गाड़ी यहाँ से कुछ टर्न लेके इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है। सपोज़ करें ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है विथ अ स्पीड ऑफ v2 जो हमें बताई जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो है यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट। अब देखें ये डायरेक्शन जो होगा ये ऊपर वाला डायरेक्शन नहीं है, ये बोर्ड के अंदर है। ये अगर x तो ये अंदर वाला जो डायरेक्शन होगा ये y को z को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे नॉर्थ को। तो ये गाड़ी जो 60 एंगल बना रही है ये बना रही है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाले केस में ये गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमें बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार t इज इक्वल्स टू, अच्छा जी ये जो टर्न आ रहा है इसमें सपोज करें इसके अंदर इसको टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड में। ओके जी, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हमें वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है। तो सिंपली फार्मूला था हमारे पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो अगर हमें यहाँ से चेंज मिल जाए, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर इसको समझिए आप, तो सपोज़ करें ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल सीधी जा रही थी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका नॉर्थ और ये डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ इसका साउथ। सपोज़ करें ये गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 10 सेकेंड के बाद ये यहाँ से कुछ टर्न लेके इस तरफ जा रही है, ठीक, ऊपर नहीं जा रही, ये यहाँ से टर्न लेके कुछ इस तरफ जा रही है। ये अगर नॉर्थ है इसका, सपोज़ करें ये नॉर्थ था, ठीक है, तो अगर ये गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है यहाँ से, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एंगल बना रही है 60 एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसका मकसद ये है कि गाड़ी जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रही है। बीच में भी एंगल जो बना रही है वो कितनी है 60। बीच का मकसद ये होगा कि 45 एंगल बनाएगी, लेकिन 45 से ये ज़्यादा बना रही है। इसका मकसद है कि ज़्यादा जो इसका हिस्सा होगा यहाँ पे वो ईस्ट के पास जो होगा वो ज़्यादा इसके कंपोनेंट बनेंगे। ओके जी, तो पहले हम इससे रिजॉल्व करेंगे। आपने पढ़ा होगा बेटा, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर, तो सपोज़ करें अगर आपसे कहा जाए ये एक ट्रॉली है, ठीक है, गंदा बन गया। ओके, सपोज़ करें ये एक ट्रॉली है जिसको आप यहाँ से रस्सा बांध के कुछ इस तरीके से धकेल रहे हैं आगे की तरफ, और आपने इस पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है बताएं जो आपने इस पे फोर्स लगाया था उसका डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो हम कहेंगे इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा जी, जो आपने फोर्स लगाया वो किस एक्सिस में लग रहा था, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फोर्स लगा था वो लगा था ओनली एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन क्या इस ट्रॉली को आगे बढ़ाने का यही तरीका है हमारे पास? अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर हमने कुछ रस्सा इस तरीके से बांधा है और इतना ही हमने फोर्स लगाया जितना हमने पहले लगाया था 100 न्यूटन, अब ये कहलवा रहा है F2 जी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सपोज़ करें ये अब यहाँ पे एंगल बना रहा है
60 डिग्री। सो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बताएं इस फोर्स का जो x में हिस्सा होगा वो कितना होगा। व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ अ फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस एंड व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ अ फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस। अब देखिए ये जो फोर्स है, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 100 न्यूटन है वो x में लग रहा है या 100 न्यूटन जो है वो y में लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है इसका मतलब ये है कि इसको आप तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये डाउट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। क्यों डाउट क्रिएट कर रहा है? कि अगर ये x में होता तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अगर ये ऊपर की तरफ लगता तो हम कहते इसको y एक्सिस में ये फोर्स लग रहा है। तो हम कहेंगे ये जो x में लगेगा इसको हम रिजोल्व करेंगे, तोड़ेंगे, और जो y में लगेगा उसको भी तोड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजुलेशन का, रेजुलेशन, जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये हिस्सा निकालेंगे। x में जो इसका हिस्सा बनता है उसको हम नाम देते हैं fx का, और y में जो हिस्सा बनता है उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे fy का। फिर हम fx का वैल्यू मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा इस्तेमाल करूँ तो वो मैं बन जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। अगर आप इसको देखेंगे तो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हिस्सा बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं बेस वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है fx को, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस वाला जो हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करेगा ये जो इक्वल वैल्यू था जो हमें गिवन था, इसको हम f2 कंसीडर करें यहाँ पे। तो ये f2, लेकिन हमें तो fx चाहिए तो f2 यहाँ पे आ जाएगा। तो f2 बन जाएगा यहाँ पे सिंपली fx मल्टीप्लाई बाय, सॉरी fx हमें चाहिए तो fx बन जाएगा, f2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा f2 cos थीटा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप sin थीटा इस्तेमाल करें तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा जो है वो है यहाँ पे fy, तो ये बन जाएगा fy डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस वाला हिस्सा ये जो हमें तो स्प्लिट करना था तो ये था f2। यहाँ से आप देखें fy का वैल्यू आ जाएगा जो होगा f2 sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको इस तरीके के वेक्टर्स दिखाई दे जिसका कुछ हिस्सा x में और y में हो, दोनों तरफ हो, तो आप उसको एक हिस्सा x के अंदर जो होगा वो आप cos थीटा और y वाला जो हिस्सा होगा उसके साथ आप sin थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक v1 चाहिए, दूसरा v2 चाहिए। तो पहली जो वेलोसिटी है इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस एक ही डायरेक्शन है, लेकिन आप इसको तोड़ सकते हैं। अगर आप देखें तो सपोज़ करें ये वाला जो डायरेक्शन है, अब देखें ये वाला जो डायरेक्शन है मैं इसको x कंसीडर कर रहा हूँ, और ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हम यहाँ पे z कंसीडर करें। आप इसको y भी कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर ये x है तो ये y बन जाएगा और ये z बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एंगल देखें तो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनेगी वो 90 होगी, और ये जो एंगल 60 दिखाई दे रही है ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, आप देख सकते हैं अगर ये ईस्ट और ये था नॉर्थ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉर दी सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ओके जी, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फॉर v1 का हमें वैल्यू मिला है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, v1 जो था वो कौन से डायरेक्शन में था? अलॉन्ग x एक्सिस। तो x को डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं i। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 i कैप। अब आते हैं v2 पे। v2 जो वेक्टर है वो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, x का भी कंपोनेंट बनेगा और y का भी। तो हम कह सकते हैं ये बनेगा v2x प्लस v2y। अब v2x जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा v2x का जो कंपोनेंट होता है उसके साथ हम इस्तेमाल क्या करते हैं यहाँ पे cos थीटा। तो ये बन जाएगा v2 cos थीटा, और x को हम डायरेक्शन देने के लिए i रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है v2y, तो v2y बन जाएगा v2 sin थीटा और y। अच्छा देखें ये मैंने चीज़ आपको पहले भी समझाई थी, अगर ये x तो आप इसको z कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहे हैं 90। तो ये अगर मैं रेफरेंस लूँ तो आप इसको y भी z भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर ये वेक्टर जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा z एक्सिस को, ठीक है। तो z में यहाँ पे i, यहाँ पे होता है j, और z में जो है वो होता है k, लेकिन मैं यहाँ पे इसको y कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा j वेक्टर। तो v2 ये बन जाएगा, v2 का जो वैल्यू था यहाँ पे, v2 का वैल्यू कितना था, वो था 10।
कॉस एंगल कितनी बताई जा रही थी हमें यहाँ पे 60 आई कैप प्लस 10 साइन 60 इंटू जे कैप। ओके जी, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। V2 का वैल्यू हमें चाहिए यहाँ से, सो V2 बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब cos 60 जो है ये बराबर होता है 1/2 के 0.5 के, सो 1/2 इसकी जगह पे हम रखेंगे। और ये जो साइन 60 है ये बराबर होता है √3/2 के, तो दोनों का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। 10 डिवाइड बाई 2 आई कैप प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई √3/2 जे कैप। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो V2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से सिंपली 5i कैप प्लस, इसको मैं इसी तरीके से रख सकता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये आगे कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय √3/2 इंटू जे कैप। ये जो वैल्यू है ये मिला है हमें V2 का, और V1 का जो वैल्यू था वो सिंपली ये था हमारे पास। तो दोनों को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू के अंदर, क्योंकि हमें चेंज चाहिए सिंपली। तो हम लिख सकते हैं जो चेंज आएगा इसके अंदर, चेंज इन वेलोसिटी, V2 का वैल्यू क्या था यहाँ पे, V2 का वैल्यू ये था 5i प्लस 10 √3/2 जे, उसके बाद माइनस V1, सो माइनस V1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 20i, सो ये हम रखेंगे 20i कैप। अब ये i का वैल्यू -20 और ये i का वैल्यू 5, तो दोनों i यानी कि x एक्सिस में होंगे, तो दोनों आप ऐड कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा -15i प्लस 10 √3/2 इंटू जे कैप। ठीक है, सॉरी ये आई लिखा है मैंने, ये जे हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो ये हमें यहाँ पे मिल गया चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो एक्सीलरेशन बराबर था चेंज इन वेलोसिटी, जिसका वैल्यू आ गया है -15i कैप प्लस 10 √3/2 इंटू जे कैप। इसको डिवाइड करना है t के साथ, कितने टाइम के अंदर हमसे पूछी जा रही थी एक्सीलरेशन, 10 सेकेंड के बाद, तो डिवाइड करेंगे 10 अगेन डिवाइड बाई 10, सो 10 में से 10 कैंसिल, इसका टेबल इस पे लग सकता है 1.5 टाइम, तो ये बन जाएगा -1.5i प्लस ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 इंटू जे। तो ये हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पे एक्सेलरेशन का -1.5i प्लस √3/2 जे। ये हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया था वो x के अंदर चेंज भी था और y के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू द आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अदरवाइज यहाँ पे z एक्सिस में चेंज आया था। लेकिन अगर हमसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन का अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालूँ, तो मैग्नीट्यूड का हमारे पास सिंपली फार्मूला होगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका हम स्क्वायर निकालेंगे √ के साथ, तो ये बन जाएगा ax² प्लस ay²। तो हम दोनों का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखें ax, ये जो हमें कंपोनेंट मिला था, ये i जो कैप होता है वो x के साथ, और j जो कैप होता है ये y के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमें वैल्यू मिला है ax का, और ये जो वैल्यू मिला है हमें वो ay का वैल्यू मिला है। ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास था -1.5 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया √। ठीक है, माइनस की वजह से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर 1.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बनेगा 2.25। अब ये है √3/2, √3/2 जो है ये बराबर होता है 0.866 के। ठीक है, लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो 0.866 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0.57 निकलेगा। ठीक है, 0.45 भी होता है, लेकिन राउंड ऑफ में हमें 0.75 इसको रख सकते हैं। तो प्लस 0.75, इन दोनों को ऐड करें √ ऊपर, तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन का जो वैल्यू मिलेगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू, वो कितना बन जाएगा, ये 2 कैंसिल, 915, तो ये बराबर हो जाएंगे √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस गाड़ी की जो एक्सीलरेशन 10 सेकेंड के बाद हमसे पूछी जा रही थी, जब इसकी डायरेक्शन और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, तो इस केस के अंदर एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, फर्दर हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो एक्सीलरेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम किसको कहते हैं। पहले नोट कर लें इसको, शाबाश। अभी तक हमने एक्सीलरेशन को डिफ़ाइन किया, उसके टाइप्स, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे डिस्कस किया, और बाद में हमने ये सीखा कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ सकता है उसके हमारे पास 3 तरीके थे। पहले मेथड में हमने सीखा कि अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। दूसरे केस में हमने ये सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तीसरे केस में हमने अभी ये सीखा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, तो उस केस के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी और किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे कुछ और टाइप ऑफ एक्सीलरेशन को, जैसे कि ज़ीरो एक्सीलरेशन। अब ज़ीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन का वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है? चलें इसको समझेंगे। यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे अगर एक गाड़ी है जो मूव कर रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि इसका डायरेक्शन जो है वो सेम ही है, डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड, डायरेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का मतलब होगा कि इस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर ये जो गाड़ी थी ये अब मूव कर रही है विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, सपोज करें ये वैल्यू है v1 इनिशियल वेलोसिटी। 10 सेकेंड के बाद हमने देखा कि इसी गाड़ी की जो स्पीड है उसका वैल्यू है v2 जो हमें दिखाई दे रहा है 100 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। तो हमसे पूछा जा रहा है बताएं इस गाड़ी की एक्सीलरेशन कितनी होगी आफ्टर 10 सेकेंड। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, जो बराबर था v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो है 100 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी है 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 10 सेकेंड। 100 माइनस 100 कितना आएगा? आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 10, सो आंसर विल कम आउट टू बी 0। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि एक्सीलरेशन ज़ीरो का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अगर आप देखें तो जब टाइम ज़ीरो था इनिशियल केस में तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में जितना भी टाइम गुजरेगा, अगर हम 1 सेकेंड के बाद देखें या 2 सेकेंड के बाद या 3 सेकेंड के बाद, हर एक पॉइंट में इसकी जो स्पीड का जो वैल्यू है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, ये दोनों सेम है। और एक चीज़ ये आप नोट करें, ये जो ज़ीरो आंसर आया था ये वेलोसिटी नहीं थी, ये था चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आपने v2 का वैल्यू भी 100 रखा था, v1 का वैल्यू भी 100 था। तो ना तो यहाँ पे v1 का वैल्यू ज़ीरो है ना ही v2 का वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन क्या यहाँ पे चीज़ ज़ीरो हुई थी? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या होगा? सिंपली मतलब होगा इफ़ चेंज in velocity is 0 then acceleration is equals to 0। तो एक्सीलरेशन ज़ीरो कब होगी? जब स्पीड ज़ीरो नया, जब वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो स्पीड जो है वो अगर ज़ीरो हो जाएगी डेफिनेटली उस केस के अंदर भी एक्सीलरेशन ज़ीरो ही होगी। ठीक है, लेकिन स्पीड के साथ साथ अगर उसका डायरेक्शन भी सेम हो तो उस केस के अंदर वो चीज़ कहलवाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ये जो वेलोसिटी थी यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी को हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद होगा आपको, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़ीरो कहलवाएगी। ठीक है,
अब आते हैं हम सेकेंड टाइप पे, जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये बेसिकली तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है वो एक्सीलरेशन जिसका वैल्यू पॉजिटिव आए। ये इंक्रीजिंग, ज़्यादातर इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी दोनों केसेस में आ सकते हैं, लेकिन अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ रही है तो उस केस के अंदर जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव एक्सीलरेशन का होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मिसाल सपोज करें ये एक गाड़ी है जो पहले रेस्ट में थी। So if a car starting from a rest after t is equals to 5 seconds, the speed of this car is moving with a speed of 200 meter per second in a direction of east। ठीक है, तो एक कार थी जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हमें बताई जा रही है 200 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। बताएं इस गाड़ी के अंदर कितनी एक्सीलरेशन पैदा होगी। तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे क्या इस गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हुई है। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है वेलोसिटी का, तो हम कह सकते हैं इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टू। फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल इनिशियल अगर रेस्ट में है तो पहली वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली 200 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू हमने 200 माइनस 0, तो सिंपली आंसर 200 ही आएगा, डिवाइड बाय 5 सेकंड। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका टेबल इस पे लग सकता है, ये लगेगा 4 टाइम, तो ये बन जाएंगे 40 मीटर पर सेकंड यानी कि 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्यों आई थी, इसका सिंपली आंसर ये है क्योंकि इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 40 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी ये 120 मीटर पर सेकंड। फिर अगर चौथे सेकंड में अगर हम इसको नोट करें तो ये कितनी बन जाएगी 160 मीटर पर सेकंड, और फाइनल 5 सेकंड के बाद 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन कहलवाएगी पॉजिटिव एक्सीलरेशन व्हेन मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव विथ अ इंक्रीजिंग स्पीड। इसका अपोजिट भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, सपोज करें एक गाड़ी है जो मूव कर रही है विथ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर t इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड ये गाड़ी जो है यहाँ पे रुक जाती है। सपोज करें पहले गाड़ी की स्पीड थी 150 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, 15 सेकेंड हमने इस पे ब्रेक लगाया, उस ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी रेस में आ गई। तो इस केस में हमसे पूछा जा रहा है इस 15 सेकेंड के अंदर इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन बराबर था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये बन जाएगा v2 v1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो v2 जो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रेस में आ गई है तो v2 यहाँ पे बन जाएगा इसका 0, तो 0 माइनस में 150 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कितने टाइम के अंदर चेंज आया था, वो थे 50 सेकेंड। एक चीज़ यहाँ पे और देखें, क्या इस गाड़ी की स्पीड चेंज हुई है, वेलोसिटी में चेंज आया, डेफिनेटली, क्योंकि स्पीड जो है इसकी कम हो गई है यहाँ पे। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्सीलरेशन विल कम आउट टू बी 150 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 15 सेकेंड। तो इसका टेबल लगेगा इस पे 1 टाइम, यानी कि 10 0 ये भी नोट करेंगे। ठीक है, सो 15 का टेबल 150 पे लगेगा 10 टाइम्स, तो ये बन जाएंगे मीटर पर सेकेंड, और माइनस भी हम इसके साथ लगाएंगे। तो फाइनल आंसर आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी और 15 सेकेंड के बाद वो गाड़ी रुक रही है, तो उसका मतलब ये होगा हर एक सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। पहले में 10, फिर दूसरे में 20 30, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 15 सेकंड के बाद वो गाड़ी रेस में आ जाएगी, और ये एक्सीलरेशन कहलवाएगी नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम दूसरे अल्फाज में डिसीलरेशन भी कहते हैं, डिसीलरेशन। ठीक है, तो आप इसको सिंपली डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ तक हमने जीरो एक्सीलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन किया। अब लास्ट में जो एक चीज़ रह रही है यहाँ पे वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम इसको जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन। एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन
किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहा हो, अगर उसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज आए विथ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, यानी कि वेलोसिटी बढ़े तो सही टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन हर एक टाइम सेकंड के हिसाब से इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होती जाए, स्पीड में जो चेंज आए वो यूनिफॉर्म आए इन वन डायरेक्शन, तो वो एक्सीलरेशन कहलवाएगी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चले इसको भी हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। सो सपोज़ करते हैं ये एक गाड़ी है जो मूव कर रही है विथ ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम के बाद हमने इसकी स्पीड को नोट किया इन सेम डायरेक्शन, वो हो गई सपोज़ करते हैं यहाँ पे 400 मीटर पर सेकेंड। फिर अगेन हमने कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड को नोट किया, जो बन गई सपोज़ करें वो हो गई 600 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली टाइम यहाँ पे हमने 0 कंसीडर किया, यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद हमने इसको देखा t 2 सेकेंड, और यहाँ पे इसको टाइम लगे 4 सेकेंड। ये हम टाइम यहाँ से मेजर करें, तो सपोज़ करें इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे A पॉइंट, ये पॉइंट हो गई इसकी B और ये पॉइंट हो गई इसकी C। तो बताएं A से लेके B तक गाड़ी की कितनी एक्सीलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। सो एक्सीलरेशन फ्रॉम A टू B, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, आप बता सकते हैं ये कौन सी एक्सीलरेशन है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज? पर्टिकुलर टाइम पे पूछी जा रही है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब एक्सीलरेशन पूछी जाए तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होती है बेसिकली। ओके जी, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ये बराबर होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वो कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, माइनस v1 कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, वो थी 200 मीटर पर सेकेंड। t2 माइनस t1, t2 ये कहलवाएगा और t1 ये हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा सिंपली 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन ऑफ अ कार फ्रॉम A टू B, वो इसका डिफरेंस हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। तो ये आ जाएंगे सिंपली 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये है कि गाड़ी 0 से लेके t0 से लेके t2 सेकेंड के अंदर इसके अंदर जो एक्सीलरेशन आ रही थी वो कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हर एक सेकंड में ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी इसके अंदर चेंज आ रही है, वो आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड। पहले सेकंड में 100 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड में कितनी चेंज आ गई, 200 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 200 थी, अब कितनी हो गई, 400। अब चलें B से लेके C तक आप इसको एक्सीलरेशन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम B टू C, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्या गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी में चेंज आया है वही चेंज यहाँ पे भी आया था। यहाँ पे कितना चेंज आया था, सिंपली 100 मीटर पर सेकेंड। इस केस में 200 से लेके 400 तक, अच्छा 200 से लेके 400 तक, अच्छा सॉरी, जो यहाँ पे चेंज आया था वो था 200 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन जो थी वो थी इसकी सिंपली 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना? हाँ सही है। चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय डेल्टा 2। तो v2 यहाँ पे हमें गिवन है 600 माइनस v1 400 डिवाइड बाय डेल्टा t। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम था 2 सेकेंड, यहाँ पे है 4 सेकेंड, तो ये t2 हो जाएगा इस केस में और ये हो जाएगा t1। तो ये थे 4 माइनस 2 सेकेंड। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्सीलरेशन ऑफ अ कार फ्रॉम B टू C, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड। तो इसका टेबल इस पे लग जाएगा, ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी A से लेकर B तक जब गई थी उसकी एक्सीलरेशन थी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और B से लेकर C तक जब गई है तो गाड़ी की एक्सीलरेशन फिर से कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सीलरेशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी कि किसी भी टाइम पे अगर आप इस गाड़ी की एक्सीलरेशन देखें तो वो टाइम के हिसाब से वेरी नहीं हो रही, टाइम के हिसाब से वो एक्सीलरेशन जो है इसका वैल्यू सेम आ रहा है। इस एक्सीलरेशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी हर एक टाइम में, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आएगा वो बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें t = 0, अगर आपसे पूछा जाए जब 1 सेकंड गुजरा होगा
तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी। देखें यहाँ पे हमें बताया जा रहा था इस केस में ए से लेके बी तक एक्सीलरेशन कितनी दी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 200 थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी 400 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम 3 सेकंड गुजरा होगा तो यहाँ पे 400 और 1 सेकंड के बाद कितनी बढ़ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको इस गाड़ी की एवरेज एक्सीलरेशन निकालें तो एवरेज एक्सीलरेशन कितनी निकलेंगे, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, सो एवरेज एक्सीलरेशन जो बराबर होता है टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम ऑफ इंटरवल। अब अगर आप देखें t = 0 से लेके t = 4 सेकंड तक वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया था, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये, क्योंकि हम कंप्लीट जर्नी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास फार्मूला था v2 v1 डिवाइड बाय t2 माइनस में t1। सो एवरेज एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो है 600 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी वो थी 200 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए, फाइनल टाइम था 6 सेकेंड और इनिशियल जो टाइम जो हमें गिवन था वो था 0 सेकेंड। ठीक है, ओके जी। सो एवरेज एक्सीलरेशन विल कम आउट टू बी, इसका डिफरेंस कितना बन जाएगा, ये हो जाएंगे सिंपली, अच्छा टाइम जो है यहाँ पे वो है 4 सेकेंड, तो ये इसका डिफरेंस निकालेंगे, 600 में से 200 माइनस करें तो ये बन जाएंगे 400 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है यहाँ पे 4 सेकेंड, तो इसका टेबल इस पर लगेगा 100 टाइम मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज एक्सीलरेशन विल कम आउट टू बी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन दोनों बराबर आई हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन दोनों बराबर हो तो इसका मतलब होगा वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या दूसरे अल्फाज में उसके अंदर जो वेलोसिटी का चेंज आएगा, चेंज वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट होगा। ओके जी, तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।